Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. So let's start our remaining topic of linkage, that is genetic or the chromosomal mapping. Now what is chromosomal map और the genetic map? मैप बिल्कुल एक सिंपल सी चीज है, जैसे हम मैप बनाते हैं, हमने कहीं जाना है तो हमें मैप जो है वो नजर आता है। आप अपने कॉलेज के बाहर ही देखिए, यहाँ पर भी मैप जो है वो बना होता है, जहां बताता है हमारा कौन सा जो ब्लॉक है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो मैप एक्चुअली क्या चीज होती है? मैप कुछ इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी एरिया की, जो बताता है कि अगर हम यहां से स्टार्ट करें और हमने यहां तक जाना हो तो बीच में क्या क्या स्टेशन आएंगे या बीच में क्या क्या आएगा। तो सिमिलरली जो आपका जेनेटिक मैप या जो आपका लिंकेज मैप है वो क्या है, वो क्रोमोसोम पे दिखाता है कि कहां पर अब जो स्टेशन है हमारे ऊना से लेके अंब तक, वो स्टेशन के नाम है। लेकिन अगर हम क्रोमोसोम की बात करें बच्चों, तो क्रोमोसोम पे जो स्टेशन है या क्रोमोसोम पे जो चीजें जो आप लोकेट करते हैं वो चीजें क्या हैं? जीन्स। कि यहां से अगर यहां तक हम क्रोमोसोम की लेंथ लेते हैं, एक सेगमेंट को क्रोमोसोम को लेते हैं, तो यहां पर ये वाली जीन प्रेजेंट है, यहां पर ये वाली जीन प्रेजेंट है, यहां पर ए है, यहां पर बी है, यहां इसके साथ ही सी है, यहां डी है और यहां पर ई है। तो इस तरह की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जहां पे आप डिफरेंट जीन्स की पोजीशन को जो है वो बताएंगे। अब बताएंगे कैसे बताएंगे? अब जैसे ऊना से अंब का जो हमारा जो एरिया है वहां हम बता सकते हैं कि हाँ जी 2 किलोमीटर बाद ये स्टेशन आएगा, अगले 4 किलोमीटर बाद ये स्टेशन आएगा, अगले 3 किलोमीटर बाद ये स्टेशन आएगा। तो हम जो डिस्टेंस मापने के लिए जो यूनिट ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं? किलोमीटर ले रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हम जेनेटिक मैप की बात करें बच्चों, तो यहां पर जो हम मेजरमेंट लेंगे जिससे कि हम इन दो जीन्स के बीच का डिस्टेंस जो है मेजर करेंगे, वो है हमारा मैप यूनिट। इस मैप यूनिट को हम MU भी जो है वो कहते हैं। ठीक है, और ये डिस्टेंस अब किलोमीटर तो हम ना नापते हैं, आप जानते हैं हमारे पास मेजरमेंट स्केल्स होते हैं, वहां से हम किलोमीटर नाप लेते हैं। लेकिन ये मैप यूनिट कैसे मापेंगे, कैसे हम मैप यूनिट जो है वो या इन दोनों जीन्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो कैसे डिफाइन करेंगे? इसके लिए जो है बेटा हम लेते हैं क्रॉसिंग ओवर की परसेंटेज। क्रॉसिंग ओवर जो है उसकी परसेंटेज को एज अ मेजरमेंट यूज करते हैं फॉर डिटर्मिनिंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स, दैट इज द मैप यूनिट। नाउ व्हाट इज द परसेंट ऑफ द क्रॉसिंग ओवर? क्रॉसिंग ओवर की जो परसेंटेज है, क्या कह रही हूं मैं, वी विल कंसिडर द परसेंट ऑफ द क्रॉसिंग ओवर टू डिटरमिन द मैप यूनिट्स, एंड मैप यूनिट इज व्हाट? इट इज द measurement which is used to determine the distance between the different genes। अब ये क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज क्या होती है बच्चों, देखेंगे आप। अगर हम कल का ही क्रॉस लें बेटा, ये वाला कल का क्रॉस है जहां पर हमने एक कलर्ड हमने इनकम्प्लीट लिंकेज का एग्जांपल लिया था मेज के लिए। वहां पर हमने शेप और कलर ऑफ ग्रेन के लिए ये वाला क्रॉस बनाया था। तो हमने यहां पर दो जो जीन्स हैं वो कौन सी कंसिडर की है? एक है C फॉर द कलर एंड S फॉर द शेप ऑफ द ग्रेन। अब हमने जब पूरा क्रॉस बनाया, तो क्योंकि ये इनकम्प्लीट लिंकेज का एग्जाम्पल है, तो हम एंड में क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि हमारे ज्यादा जो हमारे ऑफस्प्रिंग्स आते हैं वो पेरेंटल टाइप के हैं, यानी कि उसमें पेरेंट्स वाले कैरेक्टर्स ही एज इट इज आ गए। लेकिन कुछ जो हैं वो अलग आते हैं, और वो बहुत कम है। कितने हैं? अप्रोक्सीमेटली 2% ऑफ दिस टाइप एंड 2% ऑफ दिस टाइप। तो अगर हम रिकम्बिनेंट्स दोनों को मिला दे तो कितना बन गया हमारा? 4%। कहां से आया 4 आपका? 2 + 2। हम इन दोनों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इन दोनों की जो अलग हैं, रिकम्बिनेंट्स हैं। तो ये जो 4% आई बेटा, दिस इज द रिकम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी। दिस इज द क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी। कि अगर ये दो जीन्स कौन कौन से जीन्स हैं बेटा? C टू डिटरमिन द कलर ऑफ द पॉड और द ग्रेन, एंड नेक्स्ट इज द S टू डिटरमिन द कलर ऑफ द ग्रेन। इन दोनों जीन्स
के बीच में क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी कितनी है वो हम कैसे पता लगाएंगे? इस मेथड से। हम कोई एक क्रॉस परफॉर्म करते हैं, उस क्रॉस में दोनों इंडिविजुअल की क्रॉसिंग, दोनों जो हमारे ट्रेड्स हैं उनकी क्रॉसिंग करवाते हैं, एक डोमिनेंट ले लेते हैं, एक रिसेसिव ले लेते हैं, फिर हमारा जो F1 इंडिविजुअल आएगा उसके साथ हम टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करेंगे। टेस्ट क्रॉस इज व्हाट? A cross between F1 individual and the recessive parent, and whatever the result we get, the number of recombinants और the number of crossovers भी बोलते हैं इसको। recombinants को हम क्या कहेंगे? क्रॉस ओवर्स भी कहते हैं, ठीक है। जो नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट्स या नंबर ऑफ क्रॉसओवर्स होगा उन्हें हम प्लस कर देंगे और वही हमारी रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। तो यहां पर हमारी रिकम्बिनेशन परसेंटेज जो है, फ्रीक्वेंसी नहीं परसेंटेज, हमारी रिकम्बिनेशन परसेंटेज कितनी बनी? 4%, बाय एडिंग द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इंडिविजुअल विच आर डिफरेंट फ्रॉम देयर पैरेंटल टाइप। तो इनकी परसेंट को प्लस कर देंगे और ये बन गई आपकी क्रॉसओवर परसेंटेज, ठीक है। अब ये जो क्रॉसओवर परसेंटेज है, जितनी क्रॉसओवर परसेंटेज आई उतना ही इन दोनों के बीच में जो है वो डिस्टेंस है, ठीक है। ये हमने मेजर लिया है कि जितनी क्रॉसओवर परसेंटेज है उतना ही इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है। तो इन दोनों के बीच में C और S के बीच में डिस्टेंस कितना है? 4 मैप यूनिट, राइट। अगर ये जीन्स ज्यादा दूर हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 10 मैप यूनिट भी आ सकता है। अगर यहां पर 2 की जगह 5 होता, यहां पर भी 2 की जगह 5 होता बेटा, तो हमारी रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो आपकी क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी या रिकम्बिनेशन परसेंटेज जो है वो कितनी आती? 5 + 5 = 10% आपकी परसेंटेज आती, ठीक है ना। क्रॉसओवर परसेंटेज जो है वो 10% आती। तो इन दोनों जीन्स के बीच का डिफरेंस कितना आता? 10 मैप यूनिट, ठीक है। सो वी आर टेकिंग द रिकम्बिनेंट टाइप्स, या जो हमारे क्रॉसओवर्स जो है वो कितने आए हैं उन्हें हम प्लस कर देंगे और वही हमारी क्रॉसओवर परसेंटेज होगी, राइट। सो कमिंग टू दिस, what is the chromosomal map? Chromosomal map is the graphical representation of the relative distance यानी कि दो जीन्स के बीच का डिस्टेंस जो है इन अ लिंकेज ग्रुप। लिंकेज ग्रुप क्या होता है बेटा? कल भी हमने बात की थी कि एक क्रोमोसोम के ऊपर जितने भी जीन्स होंगे दे विल ऑल फॉर्म वन लिंकेज ग्रुप। All the genes present over single chromosome will form the linkage group। जितनी भी जीन्स इस क्रोमोसोम के ऊपर होंगी वो लिंकेज ग्रुप जो है वो बनाएंगी, ठीक है। तो दो जीन्स जो किसी एक लिंकेज ग्रुप का पार्ट है या एक किसी क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, उनके बीच कितनी दूरी है, कितना फर्क है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? परसेंटेज ऑफ रिकम्बिनेशन, ठीक है। कि उनके बीच की कितनी रिकम्बिनेशन परसेंटेज निकली, उनके बीच की रिकम्बिनेशन परसेंटेज कितनी निकली? 4% निकली, 10 निकली, 20 निकली, 40 निकली। जितनी भी रिकम्बिनेशन परसेंटेज होगी उतने ही उनके बीच का क्या होगा? डिस्टेंस होगा, जिसको हम मेजर करेंगे इन द यूनिट और उसका नाम क्या है? मैप यूनिट। जितनी रिकम्बिनेशन परसेंटेज आएगी उतना ही इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा एंड इट विल गिवन इन द फॉर्म ऑफ द मैप यूनिट्स, राइट। तो इसको हम जेनेटिक मैप भी कहते हैं, इसको हम क्रोमोसोमल मैप भी कहते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से जो हम मैप तैयार कर रहे हैं उसे क्रोमोसोमल मैपिंग और जेनेटिक मैपिंग भी कहते हैं। तो वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, ठीक है। जो ये सारा का सारा मेथड है, इस मेथड का पूरा श्रेय जो जाता है वो अल्फ्रेड स्टर्टवेंट को जाता है। ये जो बच्चा है, ये देखिए, ही वॉज एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट। ये एक आपकी ही तरह कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का था जो कि अपने सर यानी कि थॉमस हंट मॉर्गन के साथ जो है वो लैब में काम करता था। ये सारा जो आइडिया है वो इसके दिमाग में आया, ठीक है। सो लुक
कि एक अंडर ग्रेजुएट बच्चा भी जो है वो इतनी बड़े आविष्कार को कर सकता है, तो सो आप अपने आप को भी अंडर एस्टिमेट नहीं मत करिए। आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या है, लगन होनी चाहिए किसी काम को करने की। तो इस इतने कम उम्र के बच्चे ने जो है, जो अपने इनके साथ काम करता था लैब में मॉर्गन के साथ, उसने देखा कि जब मॉर्गन निकाल रहे हैं रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, किसी की रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो है वो 5 आ रही है, किसी की 10 आ रही है, किसी की 20 आ रही है, तो इसके दिमाग में आइडिया आया। ड्रोसोफिला पर ही काम कर रहे थे, कल मैंने आपको वीडियो भी बताया था कि ड्रोसोफिला पर काम करते हुए इसके दिमाग में आइडिया आया कि हम क्यों ना इस रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को यूज करें मैप बनाने के लिए। जिसकी रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कम होगी उनके बीच का डिस्टेंस भी कम होगा, अगर रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो डिस्टेंस भी ज्यादा है। जैसे अगर हम इन जीन्स की बात करें बेटा, सी और एस की, क्योंकि इनके बीच की रिकम्बिनेशन जो ये परसेंटेज है वो कम आई है, कितनी आई है, 4% आई है। इसका मतलब ये हुआ कि क्रोमोसोम पर सी और एस जीन्स जो है वो काफी ही नजदीक है। अगर इनके बीच की जो रिकम्बिनेशन या क्रॉसओवर परसेंटेज जो है वो ज्यादा आती, से इनके ये आती आपकी 30 आती, इसका मतलब ये होता कि सी और एस के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 30, यानी कि वो क्या है, दूर है। जिनकी कम आ रही है क्रॉसओवर परसेंटेज, वो जीन्स पास में होंगी, जिनकी क्रॉसओवर परसेंटेज ज्यादा आ रही है वो जीन्स क्या होंगी, दूर होंगी। सो ये सारा आइडिया जो था वो स्टर्जुवेंट के माइंड में आया और बाद में मॉर्गन के साथ मिलके इन्होंने जो है वो मैपिंग स्टार्ट की। तो सबसे पहला जो एक बहुत छोटा सा मैप ड्रोसोफिला के लिए जो बनाया था, तो वो इस बच्चे ने ही बनाया था। ठीक है, तो देखेंगे हम क्या है ये। नाउ द बेसिस, व्हाट इज द बेसिस ऑफ द क्रोमोसोमल मैपिंग। हम क्या बेसिस लेते हैं, सबसे पहले तो ये है जो कि मॉर्गन पहले ही कह चुके थे कि जीन्स आर अरेंज्ड इन अ लीनियर ऑर्डर, कि जीन्स जो है वो लाइन में अरेंज्ड है किसी क्रोमोसोम पे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इज व्हाट, frequency of the crossing over is directly proportional to the distance between the genes. क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी, अगर क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज, क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो भी जीन्स के बीच का डिस्टेंस भी कम होगा। अगर हमारी क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी या क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज ज्यादा आती है तो यानी कि दोनों के बीच का डिस्टेंस, जीन्स के बीच का डिस्टेंस भी ज्यादा होगा। अगेन इस डायग्राम पे आ जाते हैं, अगर C और S के बीच की हमारी क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज जो है वो कम आई है, कितनी आई है, 4 आई है। 4 कैसे आया, 2 + 2 = 4। इसका मतलब कि क्रोमोसोम पर ये दोनों जीन्स नजदीक है ना, जितनी नजदीक होंगी उतने ही रिकम्बिनेंट्स कम बनेंगे, जितनी दूर होंगे उतने ही रिकम्बिनेंट्स ज्यादा बनते हैं। अब देखो जो कंप्लीट लिंकेज का एग्जांपल था ना मेल ड्रोसोफिला में, वहां पर क्या था, वहां पे कोई भी रिकम्बिनेंट्स बने ही नहीं, सिर्फ जो भी ऑफस्प्रिंग बने वो दोनों के दोनों, वो सारे के सारे क्या थे, पेरेंट्स के जैसे ही थे, कोई भी रिकम्बिनेंट बना ही नहीं इन केस ऑफ द कंप्लीट लिंकेज, बिकॉज दोज 2 जीन्स वर वेरी क्लोज टू ईच अदर, इतने क्लोज थे कि रिकम्बिनेशन हो ही नहीं पाई, क्रॉसिंग ओवर हो नहीं पाई, और आपके पास कोई भी जो है वो रिकम्बिनेंट टाइप ऑफ या क्रॉसओवर टाइप ऑफ इंडिविजुअल नहीं बना, सारे के सारे इंडिविजुअल जो थे वो पैरेंटल बेस पे बने। तो इसका मतलब कि जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिंकेज या जितना डिस्टेंस इनके बीच कम होगा उतनी ही हमारे रिकम्बिनेंट्स की वैल्यू भी क्या आएगी, कम आएगी। जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतने ही आपके रिकम्बिनेंट्स के नंबर या क्रॉसओवर इंडिविजुअल के नंबर जो है वो बढ़ते जाएंगे। सो दिस वाज द मेन आइडिया ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द जेनेटिक्स मैप्स। Frequency of crossing over is directly proportional to the distance between the genes. So इसी वजह से, क्योंकि हम क्रॉसओवर परसेंटेज को या हम रिकम्बिनेशन परसेंटेज को हम यूज कर रहे हैं डिस्टेंस को नापने के लिए, इसलिए हम इसे क्रॉसओवर मैप्स भी कहते हैं। ठीक है, आपको मैंने पहले बता दिया कि हम इसे जो है वो कंसिडर करेंगे मैप यूनिट्स में। अगर हमारे 2 जीन्स के बीच में, इफ द डिफरेंस बिटवीन द 2 जीन्स इज, अगर इन 2 जीन्स के A और B जीन के बीच की रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आती है 1%, जैसे यहां पर आई कितनी हमारी, इन दोनों जीन C और S जीन के बीच की जो रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी वो कितनी आई बच्चों,
4% आई। वैसे ही अगर इसकी वैल्यू 1% आती है तो इसका मतलब इन दोनों जीन्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 मैप यूनिट, और इसको हम बोलते हैं 1 सेंटीमॉर्गन। अगर इन दोनों जीन्स के बीच में रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आती है 10% या क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज आती है 10%, तो हम बोलेंगे इन दोनों जीन्स के बीच का डिफरेंस कितना है, 10 मैप यूनिट, एंड वी ऑल्सो कॉल्ड इट एज 1 डेसीमॉर्गन। अगर दोनों जीन्स के बीच की जो हमारी क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज या रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी आती है, 100%, इसका मतलब कि इन दोनों जीन्स के बीच का डिफरेंस कितना है, 100 मैप यूनिट, एंड 100 जो है उसको हम 1 मॉर्गन भी कहते हैं। 10 तो समझते हैं ना आप, 10 जो है वो डेसी वर्ड जो होता है वो 10 के लिए यूज होता है। अब देखो, अगर किसी इंडिविजुअल, किसी दो जीन्स के बीच की जो आपकी क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज है वो 100% आ रही है, 100% का मतलब क्या हुआ, 100% का मतलब क्या हुआ, यहां पर कितनी आ रही है, 4%। अगर ये वैल्यू मैं 100 बोलूं, अगर ये रिकम्बिनेंट्स जो हैं वो 100 हो, मतलब 100 का मतलब क्या हुआ कि सारे रिकम्बिनेंट्स हैं, कोई भी पेरेंटल टाइप का है ही नहीं बच्चों। 100% क्रॉसिंग ओवर मतलब कि सारे ही जो है वो क्या है, रिकम्बिनेंट्स हैं, सारे ही सारे क्रॉस ओवर टाइप ऑफ इंडिविजुअल है। कोई भी इंडिविजुअल ऐसा नहीं है जो कि अपने माता पिता के जैसा है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर कितनी बोली हमने, 100%। 100% तब बोलेंगे जब सारे इंडिविजुअल क्या होंगे, नई तरह के बनेंगे, कोई भी पेरेंट्स के जैसा नहीं होगा, राइट। तो जब सारे इंडिविजुअल जो अलग अलग तरह के बन रहे हैं, पेरेंट्स के जैसा कोई है ही नहीं, इसका मतलब कि जो जीन्स आप जिनकी बात कर रहे हैं, जो आपने क्रॉस के लिए कंसिडर की है, उनमें कोई लिंकेज नहीं है, किसी भी तरह की लिंकेज नहीं है। और हो सकता है क्योंकि लिंकेज बिल्कुल भी शो नहीं हुई, इसका मतलब कि जो दो जीन्स आपने ली हैं हो सकता है वो दो अलग क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हो, क्योंकि जो जीन्स दो अलग क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होंगी उनके बीच में कोई भी लिंकेज जो है वो पॉसिबल नहीं है, एंड दीज आर दी अनलिंक्ड जीन्स। ठीक है, द जीन्स प्रेजेंट ओवर द 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स आर अनलिंक्ड, उनकी लिंकेज हो ही नहीं सकती। तो अगर आपने एक जीन ले लिया सी, मान ले सी यहां पे ले लिया, सी जो है वो इस क्रोमोसोम पे है, क्रोमोसोम नंबर 10th पे, और आपका जो एस है वो क्रोमोसोम नंबर आपके 11th पे है, तो इनके बीच में कोई भी जो है इंडिविजुअल जो है वो इनके पेरेंट्स के जैसे आया ही नहीं, सारे नए नए आए, 100% आपकी क्रॉसिंग ओवर हुई, यानी कि इन दोनों जीन्स की कोई लिंकेज नहीं है। They are unlinked and they may be present on the different chromosome, right? So if the crossing over percentage come out to be 100%, that means there is no linkage at all, linkage बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। Now अब हम ये क्रोमोसोमल मैप बनाएंगे कैसे, इट इज वेरी टिपिकल, बहुत आसान है ये। आप हमें बुक को देख के लगता है कि मुश्किल, लेकिन है कुछ भी नहीं, बहुत आसान है ये। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक डाइहाइब्रिड क्रॉस ले लेते हैं, कोई भी डाइहाइब्रिड क्रॉस, उसमें दो जो है हम ट्रेड्स को कंसिडर कर लेते हैं। ये सिंपल सा डाइहाइब्रिड क्रॉस मैंने बनाया है, इसमें हमने एक ट्रेड लिया है, मैंने लिखा नहीं है कि ए क्या है बी क्या है, सिंपल हमने एक ट्रेड ले लिया ए, एक ले लिया बी। अब आप किसी भी इसको ले सकते हैं कि ये किसी भी ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन हमारी दो जीन्स की हमने बात कर ली, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। ये जो है वो क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, सेम पे भी हो सकती है क्रोमोसोम पे, अलग पे भी हो सकती है। वो हमें कैसे पता लगेगा, जब हम इसका क्रॉसिंग ओवर या आपके क्रॉसओवर परसेंटेज देखेंगे। अच्छा देखो बच्चों, अब ये इसके गैमीट्स बन गए, ये भी गैमीट्स बन गए, क्योंकि ये होमोजाइगस इंडिविजुअल है, ये भी होमोजाइगस इंडिविजुअल है, तो एक ही तरह के गैमीट्स बनेंगे। ये आ गई आपकी F1 जनरेशन। अब आपको पता है हमें लिंकेज मैप बनाने के लिए हमेशा क्या करना पड़ेगा, टेस्ट क्रॉस करना पड़ेगा। सो F1 इंडिविजुअल इज क्रॉस्ड विद द रिसेसिव पेरेंट। अब जब रिसेसिव पेरेंट बना तो देखेंगे आप
अब क्योंकि ये गैमेट्स अलग अलग हैं, ये गैमेट्स हमारे अलग अलग सॉरी ये जो इंडिविजुअल है इसमें ये क्या है, हमारा हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है। तो जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है तो इसमें 4 तरह के गैमेट्स बन सकते हैं। ये हमारा होमोजाइगस इंडिविजुअल है तो इसमें सिर्फ एक ही तरह के गैमेट्स जो है वो बनेंगे। ये हम पहले भी पढ़ते आए हैं। अब हम इनका क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे अगली जनरेशन को निकालने के लिए। क्योंकि ये 4 अलग अलग हैं तो हमने इसको ऐसे अरेंज किया और ये सिंगल एक है तो हमने इसको यहां लिख दिया। अब हमने देखना है ये इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल। हमने देखा कि हमारी 40% जो बच्चे थे वो कैसे थे, इस पेरेंट के जैसे। कौन से पेरेंट, जो हमारा पेरेंट नंबर 2 है, आइदर इट इज मेल और फीमेल। हमने देखा कि और बाकी 40% इंडिविजुअल किसके जैसे थे, जो हमारा था पेरेंट नंबर 2। पेरेंट नंबर 2 कौन सा है, ये वाला बच्चों। क्योंकि इसमें एक डोमिनेंट ए और डोमिनेंट बी है तो ऑब्वियसली जो इसके कैरेक्टर्स होंगे वही कैरेक्टर जो है वो इसके भी होंगे ड्यू टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो 40% इंडिविजुअल पेरेंट 1 के जैसे हैं, 40% इंडिविजुअल पेरेंट्स 2 के जैसे हैं। बाकी बचे हुए इंडिविजुअल जो है वो अलग हैं, नए तरह के हैं। नए तरह के इंडिविजुअल कैसे बने, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द गैमेट्स। ठीक है, दिस इज ड्यू टू द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द गैमेट्स एंड क्रॉसिंग ओवर हुई ना, इसलिए ये अलग तरह के इंडिविजुअल बने। और क्रॉसिंग ओवर हुई तो क्रॉसिंग ओवर होने से रिकम्बिनेंट्स बनते हैं, यानी कि अलग तरह के इंडिविजुअल बनते हैं। तो अलग तरह के इंडिविजुअल कितने बने, 10% ये वाले बने, 10% ये वाले बने। सो द क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज फॉर दिस क्रॉस कम्स टू बी 10 + 10 इट इज इक्वल टू 20। ठीक है ना, 10 और 10 इक्वल्स टू 20। क्योंकि हम क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज क्या लेते हैं, जो हमारे क्रॉस ओवर्स हैं उनको हम क्या कर देते हैं, उनकी परसेंट को प्लस कर देते हैं, तो 20 आ गया। सो द डिस्टेंस बिटवीन जीन ए एंड जीन बी इज व्हाट, 20 मैप यूनिट। ठीक है, तो अगर हम क्रोमोसोम पे बनाएं इस जीन को तो हम ए और बी के बीच की दूरी कितनी बनाएंगे, 20 मैप यूनिट्स। ठीक है, ये आधार जो है वो लेके चलेंगे हम किसी भी मैप को बनाने के लिए। और वी कैन से दैट दी ए एंड बी जीन्स आर 20 मैप यूनिट अपार्ट, एक दूसरे से 20 मैप यूनिट जो है वो दूर है। अगर इसकी वैल्यू हमारी 1 आती तो मतलब कि इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो कितनी है, 1 मैप यूनिट, तो हमने बी जो था वो और नजदीक बनाना था। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो बेसिस बना कि कैसे जो है वो जेनेटिक मैप को बनाया जा सके, ये आधार है। दिस वाज द बेसिस। ठीक है, तो इस तरह से हम अब एक मैप बनाने की कोशिश करेंगे, जैसा कि स्टर्टवेंट ने और बाद में मॉर्गन ने जो था वो बनाया। राइट, नाउ कमिंग टू द मेथड हाउ वी विल फॉर्म अ मैप। तो इसके लिए हम जो है थोड़ा सा ये वाला जो आपने क्रॉस है ये ध्यान में रखना है। इसी तरह से जो है हमने मैप बनाना है। इसके लिए जो मेथड है बेटा वो मैंने इसके पीछे लिखा हुआ है, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करूंगी, आपने जो है इसको रीड आउट जो है वो कर लेना है। हमने क्या किया, 2 जीन्स ले ली ए और बी। ठीक है, कोई भी 2 जीन्स ले ली, वैसे ही जैसे हमने पिछले वाले क्रॉस में ली। अब हमने उनके बीच की क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी निकाली। वो क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी कितनी निकली, 10%। तो 10% विल बी इक्वल टू 10 मैप यूनिट्स। ठीक है, ऐसे फिर हमने बाद में एक और जीन ली, सी जीन ली। ठीक है, हमने जो है बाद में एक और सी जीन ले ली, हमने क्रॉस करवाया बी और सी के बीच में। हमने कैरेक्टर्स ले लिए कैपिटल बी एंड स्मॉल कैपिटल सी। फिर इस तरह से हमने ए को भी ले लिया, साथ में डाइहाइब्रिड क्रॉस करवाया हमने बी और सी के बीच में, कैपिटल इनको लेके हमने होमोजाइगस इंडिविजुअल लेके बिल्कुल वैसे ही ऐसे ही क्रॉस बनाना है। ठीक है, समझ रहे हैं आप, इस तरह से। तो ये पहला वाला तो आप यहां से समझ लें कि ए और बी इस तरह से हमने लिया, तो हमारी परसेंटेज जो है लास्ट में कितनी निकली बच्चों, जैसे यहाँ पे 10 निकली है ना, तो यहाँ पे तो 20 निकली है ना, इन दोनों को प्लस कर दिया 20 आ गया। लेकिन जो मैं ये वाला एग्जांपल ले रही हूँ, यहाँ पे वो वैल्यू कितनी आई है, 10%। तो 10% विल बी इक्वल टू द 10 मैप यूनिट। उसके बाद हम एक और क्रॉस लेते हैं, जहां पे हम लेते हैं बी और सी को।
बी और सी जीन को। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कैपिटल सी कैपिटल बी और स्मॉल सी एंड स्मॉल बी। बिल्कुल ऐसा ही क्रॉस हमने परफॉर्म करवाया और एंड तक पहुंचाया। कहां तक पहुंचाया, यहां तक, जहां तक हम नहीं पहुंचाते रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी तक या हमारे क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी तक। जब हमने क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी निकाली तो वो कितनी परसेंट निकली, 3%। 3% यानी कि इट विल बी इक्वल टू 3 मैप यूनिट। ठीक है, अब ये जो परसेंटेज निकल रही है बेटा, ये अपनी मर्जी से नहीं निकल रही है, ये तो हमने तो अभी फटाफट लिया ना और पेज के ऊपर फटाफट नोट कर दिया और अपनी मर्जी से यहाँ 10 लिख दिया। कभी मैंने समझाने के लिए आपको 5 कर दिए, कभी समझाने के लिए 2 कर दिया, लेकिन एक्चुअली दिस ऑल दी थिंग्स आर डन एक्सपेरिमेंटली। ये तो हम हाइपोथेटिकल कर रहे हैं ना कि हाँ ये 10 हो सकता है, ये 20 हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में ये सारी चीजें जो हैं वो एक्सपेरिमेंटली की जाती हैं और उस बेसिस पे ये रेशो निकाला जाता है कि हाँ जब हमारी इंडिविजुअल की जो जनरेशन बनती है तो उसमें ये इंडिविजुअल इतने निकले, ये इतने निकले, ये वाले 10 निकले और ये वाले भी 10% निकले। ठीक है, तो जब एक्चुअल एक्सपेरिमेंट होता है तो उसमें एक्चुअली इंडिविजुअल को लेके इस तरह से क्रॉस करवाया जाता है और फिर जो है आपकी क्रॉसओवर परसेंटेज निकाली जाती है। ठीक है, तो हम जो है वो एक हाइपोथेटिकल सा मैप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली प्रोसीजर जो है वो एक्सपेरिमेंटली होता है। अच्छा, अब हमने बी और सी के बीच में डिफरेंस देखा बेटा, कितना निकला, 3%। 3% हमारा क्रॉसओवर परसेंटेज आई ना, तो 3% क्रॉसओवर परसेंटेज यानी कि 3 मैप यूनिट। ऐसे ही बाद में हमने एक और करेक्टर ले लिया, एक और जीन ले ली जो कि डी है और जो किसी और करेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। जब हमने क्रॉसओवर किया बिटवीन ए और डी, जब ए और डी के बीच में क्रॉसओवर किया बेटा, तो क्रॉसओवर परसेंटेज जो है हमारी लास्ट में वो निकली 5%। नाउ लुक, द क्रॉसओवर परसेंटेज बिटवीन ए एंड डी दैट कम आउट्स टू बी 5 मैप यूनिट, whereas the crossover percentage between the A and B comes to be 10। अगर इन दोनों के बीच की 10 आ रही है और A और D के बीच की 5 आ रही है, तो ऑब्वियसली जो डी हम बनाएंगे वो किसके नजदीक बनाएंगे, ए बी से पहले बनाएंगे, है ना, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी 10 मैप यूनिट आई। अगर ए और किसी और जीन जो हमने डी ली, अगर उसकी दूरी जो है, अगर उसकी क्रॉसओवर परसेंटेज जो है वो 5 आती है, तो ऑटोमेटिकली जो डी जीन है वो किसके नजदीक है, ए के। ऐसे, ठीक है, वो किसके नजदीक है, ए के। तो हम जो डी की लोकेशन बनाएंगे वो किसके पास बनाएंगे, ए के पास, क्योंकि इन दोनों की क्रॉसओवर परसेंटेज जो है वो 5 आई है। ऐसे ही हमने दोबारा से जब डी और बी इंडिविजुअल लिए, डी और बी जीन को कंसिडर करके फिर से जब हमने एक क्रॉस बनाया, तो भाई इन दोनों के बीच की जो रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी वो भी कितनी निकली, वो निकली 5 मैप यूनिट। तो इससे बिल्कुल क्लियर हो गया कि डी जो है वो ए और बी के बीचों बीच है। ये लाइंस मैंने कैसे ड्रॉ की है, मैंने स्केल लिया है, उन्होंने भी ऐसे किया था, स्केल लिया था और स्केल के 1 सेंटीमीटर की दूरी पे हमने डॉट्स लगा दिए हैं और अब हम क्रॉसेस कर रहे हैं और ऐसे ऐसे जीन्स को जो है वो लोकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो डी कहां पर आया, वैसे तो हम ABCD लिखते हैं तो डी कहां आना चाहिए, बाद में आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब क्रॉसओवर्स किए गए, जब क्रॉसिंग की गई, तो इन दोनों के बीच की क्रॉसओवर परसेंटेज 5% निकली। इसकी वजह से डी को जो है हम बी से और सी से भी पहले लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ए क्रॉस किया गया आपका ए और सी के बीच में। जब ए और सी के बीच में क्रॉसिंग ओवर करते हैं तो उसकी क्रॉसओवर परसेंटेज आती है 13। तो इसका मतलब देखो 13 ऑटोमेटिकली हो गया ना, 5 + 5 10 + 3 13, इसीलिए ए और सी के बीच की क्रॉसओवर परसेंटेज कितनी आई, 13। यानी कि हम जो मैप बना रहे हैं भाई बिल्कुल ठीक बन रहा है हमारा मैप। ठीक है, उसके बाद हमने एक और हमें जीन का पता लगा जो कि इसी क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, वो हमारी जीन है ई। ठीक है, अब हमने सी और ई करेक्टर को कंसिडर करके
कैसे करेंगे सी और ई को? कैपिटल सी कैपिटल सी, कैपिटल ई कैपिटल ई, कैपिटल स्मॉल सी स्मॉल सी, स्मॉल ई, और पूरा कहां तक पहुंचाया? यहां तक, क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज तक। जब क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज निकाली तो कितनी निकली? 2% निकली। 2% यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स इज 2 मैप यूनिट। ठीक है ना? तो अब हमें ये सारा का सारा हमारे पास जो है एक तरह से ये मैप जो है रेडी है, एक जीन का एक जेनेटिक मैप रेडी है, जिसमें ए के साथ अगली जीन जो है वो डी है, डी के बाद जो नेक्स्ट जीन है वो बी है, बी के बाद नेक्स्ट जीन जो है वो सी है, और सी के बाद जो नेक्स्ट जीन है वो ई है। राइट तो इस तरह से एक छोटा सा मैप जो था वो स्टर्टवेंट ने भी जो है वो बनाया ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और वो उन्होंने काम जो किया वो किसके ऊपर किया? ड्रोसोफिला के ऊपर किया। राइट तो जो वो मैप उन्होंने बनाया वो मैंने यहां पर शॉर्ट सा लिखा भी है, ये इस तरह से। ये वो एक्चुअल मैप है जो स्टर्टवेंट और बाद में मॉर्गन ने जो जिसके ऊपर जो था वो काम किया। ठीक है, लेकिन पहला आइडिया जो था वो स्टर्टवेंट का था। तो उन्होंने ये ड्रोसोफिला का एक्स क्रोमोसोम का एक छोटा सा मैप बनाया। पूरा एक्स क्रोमोसोम नहीं लिया है, एक एक्स क्रोमोसोम का एक छोटा सा सेगमेंट लिया है, उसका ये मैप बनाया है। अच्छा, एक और चीज, अब हमको कैसे पता लगेगा कि वी करेक्टर भी जो है वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है, आर भी एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है, एम भी जो है एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है? ये पता करने के लिए हम डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करने पर जो 2 करेक्टर्स या जो 3 करेक्टर्स बार बार एक साथ ही प्रोजेनी में एज इट इज पास ऑन हो रहे हैं, इसका मतलब कि वो करेक्टर्स जो है वो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऐसे और बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये सिंपल सा तरीका आपको बता दिया कि हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट से हमें पता चल जाता है कि ये जो जीन्स हैं वो एक क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, तो उन्होंने पता लगा लिया कि ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, और इस तरह से जो है वो मैप बनाया। अब ये वाई क्या है बेटा, ये मैंने अगले साथ वाले पेज पे लिखा हुआ है। Y is for yellow body, W is for the white eye color of the fruit fly, V is for the vermilion eye color. Vermilion is again one type of eye color. M is the miniature wings, छोटे wings, और R means rudimentary यानी कि बहुत ही नाम के wings। ठीक है, तो इस बेसिस पे जो है ये एक जेनेटिक मैप जो है वो स्टर्टवेंट ने बनाया था। राइट नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट टॉपिक इज द इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस टर्म जो थी वो मुलर ने दी इन 1916। अब ये इंटरफेरेंस क्या है? इंटरफेयर करना क्या होता है? किसी काम में बाधा डालना। ठीक है, तो ये बाधा क्या है या व्हाट इज द इंटरफेरेंस? कि बेटा जब एक क्रॉसिंग ओवर होती है ना क्रोमोसोम्स के बीच में, जैसे अब मैं सिंपल सा क्रोमोसोम बनाती हूँ, जैसे ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है, इनके बीच में क्या हो रही है? क्रॉसिंग ओवर हो रही है। जब यहां पर क्रॉस ओवर बन गया है तो इट विल इनहिबिट दी क्रॉस ओवर फॉर्मेशन इन इट्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी। जब यहां पर क्रॉस ओवर बन गया है हमारा, तो ये जो है अपने नजदीक में और क्रॉसओवर जो है वो इजिली जो है वो बनने नहीं देता, और क्रॉसओवर बनने के लिए जो है वो हिंड्रेंस पैदा करेगा। मतलब अ क्रॉसओवर विच इज फॉर्म्ड in an area or in a part of chromosome will hinder or will interfere the crossover formation in its nearby area or its close vicinity। अपने नजदीक जो है वो दूसरा क्रॉसओवर बनाने के लिए क्या करेगा? बाधा पैदा करेगा, बनने नहीं देगा। तो दिस इज कॉल्ड एज द इंटरफेरेंस एंड इट वाज गिवन बाय मुलर इन 1916। Chiasma formation is what? This X-like structure is called as the chiasma. That the chiasma formation at one point will discourage or will interfere the formation of the other chiasma near to it. ठीक है ना? तो इसी को हम क्या बोलेंगे? इंटरफेरेंस। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो, एक तो क्रोमोसोम्स जो है जो क्रोमोसोम है अगर तो वो बहुत छोटा है तो उसमें वैसे ही छोटे क्रोमोसोम में 2 क्रॉसओवर बनना जो है वो आसान काम नहीं है। दूसरी बात बेटा, एक्चुअली जब ये क्रॉसओवर स्ट्रक्चर बनता है, ये क्रॉसओवर स्ट्रक्चर बनता है तो बहुत सारे एंजाइम्स और बहुत सारे जो अदर चीजें हैं वो यहाँ पे यूज होती हैं। So one reason of the non-formation of the chiasma nearby
एक तो ये कि एंजाइम्स वगैरह बहुत यहाँ यूज होती हैं, तो वो जो एंजाइम या प्रोटीन्स यहाँ यूज हो रहे हैं वो साथ में ही क्याज्मा बनाने के लिए क्या करेंगे, हिंड्रेंस पैदा करेंगे, यहाँ पे साथ में ही न्यू क्याज्मा फॉर्मेशन ना हो। दूसरी चीज ये है कि जो क्रोमोसोम है दे आर अनेबल टू फोल्ड देमसेल्फ इन द नियर बाई विसिनिटी। नियर बाई जो है यहाँ पर जब क्रोमोसोम की फोल्डिंग हो गई है तो वो आगे ही नजदीक ही उनकी फोल्डिंग जो है वो होना आसान नहीं होती। द क्रोमैटिड्स आर अनेबल, ठीक है, इट इज द अनएबिलिटी ऑफ द क्रोमैटिड्स टू बेंड बैक ऑन देमसेल्फ इन दी क्लोज रीजन, ठीक है। इस वजह से अगर एक जगह पर क्याज्मा हमारा बन चुका है, एक जगह पे क्रॉसिंग ओवर जो है अगर हो चुकी है तो बिल्कुल नजदीक में ही क्रॉसिंग ओवर जो है वो होना पॉसिबल नहीं है, इसके चांसेस बड़े ही कम हैं, ठीक है। तो एक्चुअली ये क्रॉस ओवर, ये इंटरफेरेंस हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने जो लिंकेज मैप पढ़ा वहां पे हम क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज जो निकाल रहे थे बेटा, वो हम ये मान के चल रहे थे कि एक क्रॉसओवर होता है, ठीक है। वो हम ये मान के चल रहे थे कि ये जो हम डिफरेंट हमने रिजल्ट निकाले हैं, ये जो परसेंटेज निकाली और उस परसेंटेज के बेस पे जो हमने ये मैप बनाया, ये परसेंटेज के बेस पे जो मैप बनाया, तो हम मानते हैं कि एक ही क्रॉसओवर हो रहा है क्रोमोसोम के बीच में, जिसकी वजह से हमारी ये क्रॉसओवर परसेंटेज जो है निकल रही है। लेकिन देयर आर चांसेस दैट द डबल क्रॉसओवर मे बी फॉर्म्ड, ठीक है। नियर बाय डबल क्रॉसओवर बनते हैं, इसके भी चांसेस होते हैं, बट द चांसेस आर वेरी लेस। इट वॉज एक्सप्लेन्ड बाय मुलर बिकॉज ऑफ द फिनोमिना ऑफ द इंटरफेरेंस, राइट। सो ये जो है बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये ऐसा हो, डबल क्रॉसओवर हो और आप जो मैप बना रहे हैं वो गलत आए, ठीक है। तो हमने जो मैप बनाया उसमें हम कंसिडर करते हैं कि एक ही क्रॉसओवर हो रहा है। नाउ जनरली अगर दो जीन्स के बीच की दूरी, अगर दो रीजन्स के बीच की दूरी अगर 10 मैप यूनिट है, तो अगर यहां पर क्रॉसओवर बन गया है तो इसके 10 मैप यूनिट के दायरे में अगला क्रॉसओवर जो है वो जनरली नहीं बनता है, राइट। सो ये जो नहीं बनने वाली बात है, या जो ये हिंड्रेंस होती है एक क्रॉसओवर की कि वो दूसरे को अपने साथ में ना बनने दे, इसे हम कहते हैं इंटरफेरेंस। एंड दिस इंटरफेरेंस दैट वेरीज फ्रॉम क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम में जो क्रोमोसोम लंबा होगा ना बेटा, उसमें डबल क्रॉसओवर बनने के चांसेस ज्यादा हैं। जो क्रोमोसोम जिसका साइज छोटा है उसमें डबल क्रॉसओवर बनने के चांसेस जो है वो कम है। ऐसे ही क्रोमोसोम के डिफरेंट पार्ट पर भी ये वेरी करता है। अगर हमारे दो क्रोमोसोम जो हैं अगर उनके यहां पर क्रॉसओवर बन गया है तो ये नीचे भी जो है वो क्रॉसओवर बन सकता है, ठीक है। यानी कि जो आपका सेंट्रोमेयर है इसके दोनों तरफ क्रॉसओवर बन सकते हैं, लेकिन सेंट्रोमेयर के एक ही तरफ दो क्रॉसओवर बनने के चांसेस जो है वो बहुत ही, ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ये पॉसिबिलिटी जो है हो सकती है। सो दैट द interference varies from chromosome to chromosome and within the chromosome from one part to another। या इसके चांसेस हैं, लेकिन ऐसा होने के चांसेस बड़े कम है कि सेंट्रोमेयर के एक ही तरफ दो क्रॉसओवर्स बन जाए, ऐसे चांसेस बहुत ही कम है, राइट। नाउ व्हाट इज कोइंसिडेंस? कोइंसिडेंस क्या होता है बच्चों? कोइंसिडेंस जो है वो उल्टा मेजर है क्रॉसओवर आपके इंटरफेरेंस के। कोइंसिडेंस हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? इत्तेफाक। कि ये होने के कितने इत्तेफाक हैं, कितने चांसेस हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है, उसे हम कहेंगे कोइंसिडेंस। इट इज द इनवर्स मेजर, यानी कि इंटरफेरेंस और कोइंसिडेंस दोनों एक दूसरे उल्टी हैं। इंटरफेरेंस जो है ये बोलता है कि क्रॉसओवर नहीं हो सकता, अपने साथ में ही जो है वो नया क्रॉसओवर नहीं बन सकता। कोइंसिडेंस यानी कि संभावना, कि साथ में क्रॉसओवर बनने की कितनी संभावना है, कितनी प्रोबेबिलिटी है, राइट। सो कोइंसिडेंस इज कैलकुलेटेड एक्चुअल परसेंटेज ऑफ डबल क्रॉसओवर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड, जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हो सकता है डबल क्रॉसओवर्स, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज हैं डबल क्रॉसओवर बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, जब हम बार बार रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालते हैं ना, जब हम बार बार क्रॉसओवर परसेंटेज निकालते हैं, अगर उसमें वेरी आ रहा है ना, अगर उसमें फर्क आ रहा है तो हमें पता लग जाता है कि बीच में जो है हमारा जो क्रॉसेस है वो डबल हो चुके हैं। जैसे कि हमने अभी डायग्राम बनाया,
कहाँ गया वो, हाँ ये वाला। अगर मान लेते हैं हम ए और बी के बीच की जो क्रॉस ओवर परसेंटेज है, एक बार 10 आ रही है, दूसरी बार किया तो 15 आ रही है, तीसरी बार हमने क्रॉस ओवर बनाया तो 13 आ रही है। इसका मतलब कि इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो ज्यादा है। यहां तो 10 लिया ना, मान लीजिए यहाँ पे 30 ले लेते हैं हम। दो जीन्स है हमारी, उन दोनों के बीच की दूरी जो है वो 30 मैप यूनिट्स आती है एक बारी में। जब हमने दोबारा इनका क्रॉस बनवाया तो 20 आ रही है। जब दोबारा हमने क्रॉस किया तो इनकी क्रॉस ओवर परसेंटेज जो वो 15 आ रही है। अगर वो वेरी कर रही है बार बार, इसका मतलब कि ये दोनों जीन्स काफी दूर हैं और इनके बीच में डबल क्रॉस ओवर जो है वो बन रहा है। समझ के बात? अगर इनके बीच की दूरी जो है वो कम है तो इनके बीच में डबल क्रॉसओवर नहीं बन सकता और ये वैल्यू हमेशा एक्यूरेट आएगी, एक ही आएगी। हम जितने मर्जी बार ए और बी जीन्स को क्रॉस कर लें, इन दो इंडिविजुअल्स जिनमें हमने ये दो जीन्स कंसिडर की हैं उनको क्रॉस कर लें तो हमारे रिकम्बिनेंट्स अगर 10 आते हैं, इसका मतलब ये जीन्स इतनी दूर नहीं है कि इनके बीच में दो क्रॉसओवर बन जाए। ऐसी 2 बार हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। और इनकी रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हमेशा 10 आ रही है, इसका मतलब इनके बीच की दूरी जो है वो 10 मैप यूनिट सही है। ठीक है, तो जो जीन्स ज्यादा दूर होंगे ना बच्चों, उनके बीच जो जीन्स ज्यादा दूर हैं जैसे ए और ई, इनके बीच की दूरी ज्यादा है ना, तो यहां पर इन दोनों की वैल्यू जो जब आप क्रॉस करेंगे, एक क्रॉस बनाते हैं जहां पर ए और ई आप करेक्टर्स को लेते हैं, तो उनके बीच की वैल्यू कई बार, अब यहां पे कितनी वैल्यू, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 10 + 3 सॉरी 5 + 5 10 + 3 13 13 + 2 15। खैर 15 भी उतनी ज्यादा नहीं है। अगर मान लें इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो 30 है या 40 है तो वो चेंज हो सकती है बार बार क्रॉसेस करने पर, क्योंकि बीच में ज्यादा दूरी होने की वजह से डबल क्रॉसओवर्स जो है वो बन सकते हैं, जिसकी वजह से ये वैल्यू जो है वो अलग आ सकती है। लेकिन इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम वो जीन्स लेते हैं, वो हम कंसिडर करते हैं जिनके बीच की दूरी जो है वो कम है, ताकि हमारा मैप जो है वो सही बने, बिल्कुल एक्यूरेट बने। ठीक है, तो कोइंसिडेंस इज द प्रोबेबिलिटी। तो अगर आपकी अगर आपका इंटरफेरेंस आता है कंप्लीट इंटरफेरेंस, यानी कि आपके बीच की जो ये तकरार है वो कंप्लीट आती है, तो आपका कोइंसिडेंस आता है 0। मतलब क्या समझे इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो हमारे क्रोमोसोम्स हैं, अगर इनकी इंटरफेरेंस की वैल्यू आती है कंप्लीट, ठीक है, और इनका कोइंसिडेंस आ रहा है 0, इंटरफेरेंस की वैल्यू कंप्लीट आ रही है, यानी कि इंटरफेरेंस हो रही है भाई। पता नहीं कितने 3 क्रॉसओवर बन रहे हैं कि 2 बन रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी इंटरफेरेंस की वैल्यू कितनी आ रही है, हमारी इंटरफेरेंस की वैल्यू कंप्लीट आ रही है, मैक्सिमम आ रही है। इंटरफेरेंस की वैल्यू कंप्लीट यानी कि मैक्सिमम आ रही है, तो आपका जो कोइंसिडेंस है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, 0 आ रहा है, यानी कि इनकी जो संभावना है वो क्या है, 0 आ रही है। यानी कि गड़बड़ हो गया, इंटरफेरेंस इज कंप्लीट, यानी कि इंटरफेरेंस जो है वो पूरी है। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा क्योंकि हमारा क्रोमोसोम जो है वो छोटा है। सॉरी, मैंने गलत बता दिया, वीडियो में यही प्रॉब्लम, एक बार गलत बोल दो तो वो दोबारा करना पड़ता है। इंटरफेरेंस इज कंप्लीट यानी कि ये हमारा क्रोमोसोम जो है वो इतना छोटा है कि इसके बाद इसमें अगला जो है वो क्रॉसओवर नहीं बन सकता। इफ इंटरफेरेंस इज कंप्लीट सो देयर इज नो कोइंसिडेंस, यानी कि छोटे क्रोमोसोम में जब इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है, एक क्रॉसओवर बन गया तो वो अपने पास में क्रॉसओवर नहीं बनने दे रहा। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम का साइज छोटा है। मैंने यहाँ पे बड़ा बना दिया, अगर इसको हम और छोटा बना लें, पता नहीं वीडियो में दिखता है आपको ठीक से कि नहीं, कि अगर एक जगह क्रॉसओवर बन गया तो अपने साथ में ही वो दूसरे क्रॉसओवर को नहीं बनने देता, क्योंकि आपकी इंटरफेरेंस की वैल्यू क्या आ रही है, मैक्सिमम आ रही है। इंटरफेरेंस की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, इसका मतलब कि द कोइंसिडेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द नेक्स्ट डबल क्रॉसओवर इज 0, नहीं बन सकता। हाँ, अगर आपका क्रोमोसोम लंबा है तो आपकी जो इंटरफेरेंस है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है।
ठीक है, लंबा जो हमारा क्रोमोसोम है उसमें जगह जगह क्रॉसओवर बनने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ द लेंथ, लॉन्ग लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम। तो अगर आपकी इंटरफेरेंस की वैल्यू ज्यादा आएगी तो को इंसिडेंस जो है वो कम होगा, अगर को इंसिडेंस ज्यादा है तो इंटरफेरेंस की वैल्यू कम है। देखो ना, जो लंबा क्रोमोसोम है उसमें ये प्रोबेबिलिटी है, उसमें ये संभावना है कि जगह 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 क्रॉसओवर बन जाए। ठीक है, जगह जगह क्रॉसओवर बनने की संभावना है, यानी कि को इंसिडेंस, इसका को इंसिडेंस जो है वो उसकी वैल्यू ज्यादा है, संभावना ज्यादा है कि जगह जगह आपके क्रॉसओवर बन जाए, इसलिए इसकी इंटरफेरेंस की वैल्यू क्या होगी, 0। कि कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ये इसको कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा, ये इसको डबल क्रॉसओवर को कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम इतना लंबा है, जगह जगह डबल क्रॉसओवर बन सकते हैं। सिंगल क्रॉसओवर यानी कि ये एक क्रॉसओवर, डबल यानी कि एक के बाद दूसरा और ज्यादा क्रॉसओवर बनना। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज जो है वो टोटली दूसरे के उल्टी हैं। अगर कोइंसिडेंस होगा तो अगर कोइंसिडेंस की वैल्यू ज्यादा होगी तो इंटरफेरेंस की वैल्यू कम होगी, अगर इंटरफेरेंस की वैल्यू ज्यादा है तो क्रॉसओवर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। देखो यहां पे लिखा भी है व्हेन देयर इज नो इंटरफेरेंस, नो इंटरफेरेंस, क्रोमोसोम लंबा है, कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रही आपस में, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है या कोइंसिडेंस है नए डबल क्रॉसओवर्स बनने की वो क्या है, ज्यादा है, वो कितनी आ जाएगी, 1 आएगी। ठीक है, यानी मैक्सिमम होगी। तो जो आपका कोइंसिडेंस है, संभावना है डबल क्रॉसओवर बनने की